तो स्वागत है आप सभी का दोस्तों पाठशाला एडू हब के इस वीडियो सेशन में। और मेरा नाम है राहुल आनंद। तो इस वीडियो सेशन में दोस्तों हम लोग बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पार्ट 1 के बारे में, जिसे मैंने कवर किया है 1905 से लेकर 1911 तक। तो एक बात तो मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि देखिए, ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है ये 66 बिहार बीपीएससी के ख्याल से, मतलब उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये वीडियो सेशन बनाया है। और ये पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 11 तक है, यानी कि आज हम लोग पार्ट 1 इसे अपलोड कर रहे हैं, कल पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और इस तरह से लेकर पार्ट 11 तक हम लोग इसे कवर करेंगे। अभी मैंने शुरू किया है 1905 से और हम लोग इसे कवर करेंगे 1947 द लॉर्ड माउंटबेटन प्लान और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक। तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि रेगुलर वीडियो कंटेंट हम लोग अपलोड करते रहेंगे और साइड बाय साइड, लाइन बाय लाइन हम लोग क्या करेंगे, हर चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। मतलब एंटायर मॉडर्न हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री और जो भी पार्ट्स हैं, जो भी पोर्शंस हैं बिहार बीपीएससी को लेकर, या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसलिए प्लीज़ हमारे इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर जो है सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें अगर वीडियो पसंद आए तो, और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी रेगुलर अपडेट जो है हमारे चैनल के बारे में वो मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हम अपना वीडियो सेशन। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1905 से लेकर के 1911 तक। हालांकि इससे पहले भी बहुत सारे पोर्शंस हैं, उसे हम लोग कवर करेंगे, बट 1905 से मैंने शुरू किया। तो देखिए 1905 से शुरू करने का कारण क्या है, ठीक है। 1905 जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि 1905 जो है आप इसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एक पीरियड ऑफ ट्रांजिशन के तौर पे देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर बदलाव आ गया। क्या बदलाव आया यहाँ पर, ठीक है। आप देखिए, जब आप कांग्रेस के बारे में पढ़ते हैं कि कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है 28 दिसंबर 1885, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में, आप लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो कांग्रेस का जब फॉर्मेशन होता है, मैं 1905 पे आ रहा हूँ, बट एक बैकड्रॉप में मैं कुछ बात बताना चाह रहा हूँ। देखिए, तो कांग्रेस के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि कांग्रेस में ज़्यादातर जितने भी लीडर्स थे, शुरुआती जितने भी लीडर्स थे, चाहे आप दादा भाई नवरोजी के बारे में बात कर लें, चाहे आप सत्येंद्र नाथ बैनर्जी के बारे में बात कर लें, चाहे आप गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बात कर लें, तो ज़्यादातर जितने भी लीडर्स थे दोस्तों कांग्रेस के अंदर, वो सारे के सारे लीडर्स, पहले के जो लीडर्स थे वो मॉडरेट लीडर कहलाते थे। मॉडरेट, तो मॉडरेट लीडर हम किसे कहते हैं? मॉडरेट लीडर हम उन लीडर्स को कहते हैं जिनकी जो आइडियोलॉजी होती थी, ठीक है, जिनकी जो आइडियोलॉजी होती थी वो पीपीपी, यानी कि ये इस पीपीपी मॉडल के ऊपर डिपेंड करती थी, यानी कि प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोरोग्यूज। याद रखिएगा दोस्तों, 3P का मतलब होता है प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोरोग्यूज। जितने भी अर्ली नेशनलिस्ट थे, जितने भी अर्ली अर्ली नेशनलिज्म को प्रमोट करने वाले जितने भी कांग्रेस के नेता थे, उन्हें ऐसा लगता था कि अगर हम प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोरोग्यूज की नीति को क्या करते हैं, अगर हम अपनाते हैं, यानी कि हम ब्रिटिशर्स के द्वारा दिखाए गए रास्ते पे चलते हैं, अगर हम लोग ऐसा करें कि उनसे हमेशा हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की डिमांड करें, तो हो सकता है आने वाले समय में ये कभी ना कभी पूरा हो जाए। और कुछ लीडर्स के स्टेटमेंट को जब आप पढ़ेंगे, कुछ अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स के स्टेटमेंट को जब आप पढ़ेंगे हिस्ट्री के बुक में, तो आपको नज़र आएगा कि बहुत सारे अर्ली नेशनलिस्ट ऐसे भी थे जिनका ये मानना था कि अगर भारत को डेवलप होना है, भारत को आगे बढ़ना है, तो ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया में आने वाले बहुत सारे सालों तक जो है कि होना चाहिए, नहीं तो भारत का जो डेवलपमेंट है वो संभव नहीं है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह की जो नीति थी अर्ली नेशनलिस्ट की, ठीक है, जो हर हमेशा क्या करते थे, हर हमेशा जो है वो चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीटों का बंटवारा, लेजिस्लेटिव काउंसिल में सीटों का रिजर्वेशन। तो इस तरह की इनकी जो नीति थी, ये सारी नीतियां जो है ये 1905 तक आते आते कहीं ना कहीं जो है धूमिल हो गई। यानी कि लोगों को अब लगने लगा कि अर्ली नेशनलिस्ट से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, इनके नीतियों पर चल के हमें कुछ नहीं हासिल होने वाला है। और 1905 ही वो साल था दोस्तों जहां पर क्या हुआ कि हमारे भारत का एक अभिन्न अंग, देखिए कि पूरे ब्रिटिश इंडिया में, ठीक है, पूरे ब्रिटिश इंडिया में जो थे 7 प्रोविंसेस थे, यानी कि 7 प्रांत थे। 7 प्रोविंसेस आज की डेट में हम जिसे स्टेट बोल देते हैं, राज्य बोल देते हैं, तो उस समय राज्य करके कोई कंसेप्ट नहीं था, ठीक है। तो उस समय ब्रिटिश इंडिया में 7 प्रोविंसेस थे
और उन सारे 7 प्रोविंसेस में जो सबसे बड़ा प्रोविंस हुआ करता था दोस्तों, वो हुआ करता था बंगाल। ठीक है, ये बंगाल जो था ये सबसे बड़ा प्रोविंस, सबसे बड़ा प्रांत हुआ करता था उस जमाने में, 1905 के समय में। और 1905 वो समय है, 1905 वो समय है जब क्या होता है, बंगाल का विभाजन शुरू होता है। और ये बंगाल का विभाजन एक आप कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है हमारे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री में, जहाँ से एक नए नेशनलिज्म की शुरुआत होती है, एक नए राष्ट्रवाद की शुरुआत होती है, जहाँ पर लोगों को लगता है कि नहीं, पुराने आइडियोलॉजी पर चल के हमारा भला होने वाला नहीं है। और नए नए लीडर्स जैसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, यानी कि ऐसे नए नए लीडर्स जो है वो लोगों को नेशनलिस्टिक आइडियाज़ बताते हैं, लोगों को नई आइडियोलॉजी के ऊपर चलना सिखाते हैं। तो 1905 का महत्व बहुत ज़्यादा है दोस्तों, इस वजह से मैंने 1905 से शुरू किया है। और चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले स्लाइड के ऊपर। और यहाँ पर आपको दिखेगा सबसे पहले देखिए, सबसे पहले स्लाइड में यहाँ पर मैंने क्रिएट किया है पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल का विभाजन। तो देखिए दोस्तों, देखिए मेरा मानना ऐसा है कि अगर हम किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो हम थोड़ा उसे डिटेल में पढ़ें, ताकि सिर्फ प्रीलिम्स में ही नहीं बल्कि मेंस में भी आंसर राइटिंग में हमें मदद हो पाए। ठीक है, तो देखिए मैं थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ हर एक टॉपिक को, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए बंगाल, जो कि अभी तुरंत मैंने बताया कि 7 प्रोविंसेस थे, 7 प्रांत थे हमारे पूरे भारत में, जिनमें से सबसे बड़ा प्रांत जो था वो था कौन सा, हमारा बंगाल। तो अब देखिए कि ये बंगाल जो था ये एरिया वाइज कितना बड़ा था दोस्तों, यहाँ पर देखिए 1,89,000 स्क्वायर मील, ठीक है, स्क्वायर माइल्स, इतना बड़ा था हमारा अनडिवाइडेड बंगाल। और यहाँ पर देखिए जो पॉपुलेशन थी बंगाल की उस जमाने में, मैं 1905 की बात कर रहा हूँ, तो 8 करोड़ की पॉपुलेशन थी। और तकरीबन गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिला करता था, यानी कि जो राजस्व जनरेट होता था सिर्फ बंगाल से, वो उस जमाने में 1,13,00,000 रुपया जो है, बहुत बड़ी रकम होती थी उस समय के हिसाब से, 1,13,00,000 रुपया राजस्व जो है वो जनरेट होता था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाता था। तो आप अगर इकोनॉमी के ख्याल से देखें, अगर आप कंजम्पशन के हिसाब से देखें क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, अगर आप एरिया के हिसाब से देखें, आप नेचुरल रिसोर्स के हिसाब से देखें, आप इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के हिसाब से देखें, तो आपको बंगाल जो है वो एक बहुत बड़ा, बहुत समृद्ध, बड़ा ही प्रॉस्पेरिटी वाला जो है प्रोविंस आपको नज़र आएगा। तो अब देखिए बंगाल का जो विभाजन है ये शुरू होता है 20 जुलाई 1905 को। दोस्तों याद रखिएगा, डेट बिल्कुल याद रखिएगा कि बंगाल का विभाजन जो है ये कब शुरू होता है, ये तो शुरू होता है 20 जुलाई 1905 को। और देखिए ये जो यहाँ पर डेट दिया गया है 16 अक्टूबर 1905, इसे बंगाल शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि बंगाल का विभाजन कब शुरू हुआ, तो 20 जुलाई 1905, और बंगाल शोक दिवस को किस दिन मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था बंगाल शोक दिवस। अब देखिए, अब यहाँ पर बंगाल विभाजन में और क्या होता है, कौन कौन से और इवेंट होते हैं बंगाल विभाजन में। तो देखिए यहाँ पे कि यहाँ पर वंदे मातरम, आपने सुना होगा वंदे मातरम के बारे में। तो वंदे मातरम जो ये गाना है, तो इसे लिखा किसने था, ये वंदे मातरम और आमार सोनेर बांग्ला, ठीक है, ये दोनों जो गीत थे, ये दोनों गीत जो है ये दोस्तों बंगाल विभाजन के समय ही लिखे गए थे। और वंदे मातरम किसने लिखा था, बी फॉर बंदे, बी फॉर बांकिम, याद रखिएगा, बी फॉर बंदे एंड बी फॉर बांकिम, यानी कि वंदे मातरम जो गाना था ये लिखा गया था बांकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और आमार सोनेर बांग्ला, ठीक है, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है दोस्तों, ये आमार सोनेर बांग्ला जो है लिखा गया था हमारे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा कि वंदे मातरम लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, और आमार सोनेर बांग्ला जो है ये लिखा गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब यहाँ पर सवाल उठता है कि बंगाल जो था ये इतने दिनों से इतना बड़ा प्रोविंस था, अनडिवाइडेड था, और बंगाल को लेकर के हिंदू मुस्लिम यूनिटी, बंगाल में जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी उसकी मिसालें दी जाती थी। ठीक है, बंगाल के हिंदू मुस्लिम यूनिटी की मिसालें दी जाती थी, लेकिन क्या ऐसा ज़रूरी हो गया, ऐसी ज़रूरत क्या पड़ गई कि इतने बड़े बंगाल को, जो कि पहले से इतना समृद्ध था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई टेंशन नहीं था, तो वैसे बंगाल को विभाजित करना ज़रूरी क्यों हो गया। तो देखिए दोस्तों,
यहाँ पर अगर आप बंगाल विभाजन को देखेंगे तो आपको एक नाम याद रखना चाहिए, ठीक है, एक नाम याद रखना चाहिए जिनका नाम था लॉर्ड कर्टजन, ठीक है, आपको लॉर्ड कर्टजन का नाम याद रखना चाहिए। लॉर्ड कर्टजन हमारे भारत के गवर्नर जनरल जो है ये बने थे 1899 में, ठीक है। ये वही लॉर्ड कर्टजन थे जिन्होंने 1904 के इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट को जो है वो पारित किया, और ये वही लॉर्ड कर्टजन हैं जिन्होंने 1905 के बंगाल विभाजन को होने दिया। यानी कि देखिए, बंगाल विभाजन के पीछे अगर हम लोग ऐसा समझें तो बंगाल विभाजन के पीछे एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल कंस्पिरेसी थी, ठीक है, यानी कि बहुत बड़ा षड्यंत्र था, ठीक है। अब देखें कि लॉर्ड कर्टजन जो थे, लॉर्ड कर्टजन का इस बंगाल विभाजन के ऊपर क्या कहना था दोस्तों, जरा ये देखें, ठीक है। लॉर्ड कर्टजन का इस बंगाल विभाजन के ऊपर क्या कहना था, ये क्या मानते थे। तो देखिए, लॉर्ड कर्टजन का ऐसा मानना था कि भाई देखिए, बंगाल जो है, ठीक है, बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस है। लॉर्ड कर्टजन का ऐसा मानना था कि बंगाल बहुत बड़ा प्रोविंस है, और इतने बड़े प्रोविंस और इतने बड़े प्रांत को, इसके एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, इसके प्रशासन व्यवस्था को मेंटेन रखने के लिए हम नहीं कर पा रहे, मतलब हम इतने बड़े प्रांत के प्रशासन को चलाने में असमर्थ हो पा रहे हैं। इस वजह से अगर हम बंगाल को विभाजित कर दें, यानी कि बंगाल को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो इसके प्रशासन से लेकर के इसके राजस्व तक के कामों में कोई बाधा नहीं आएगी। इस वजह से जो है कि बंगाल को क्या किया जाना चाहिए, विभाजित किया जाना चाहिए। ऐसा किनका कहना था, तो ऐसा कहना था दोस्तों लॉर्ड कर्टजन का। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सही बात थी, क्या ये सही बात थी, क्या सच में ऐसी बात थी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, यहाँ पर जो था लॉर्ड कर्टजन के द्वारा जो भी कहा गया, ये कंप्लीटली एक कंस्पिरेसी थ्योरी थी, ये कंप्लीटली एक कंस्पिरेसी थ्योरी थी, कंप्लीट एक षड्यंत्र था दोस्तों। इसके पीछे की असली बात क्या थी, आप इस स्लाइड में देखें। देखिए, बंगाल विभाजन का जो असली मकसद था, जो रियल एम था, वो ये था कि फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, ठीक है, डिवाइड एंड रूल। किसके किसके बीच में डिवीजन करना है, तो हिंदुओं के बीच में और मुसलमानों के बीच में, हिंदुओं के बीच में और मुसलमानों के बीच में इस तरह का डिवीजन क्रिएट कर देना है, इस तरह का डिवीजन क्रिएट कर देना है कि चाह के भी ये लोग एक दूसरे का अच्छा ना सोच सकें, ठीक है, चाह करके भी ज्योग्राफिकली और सोशली दोनों तरह से एक ना हो पाए, ठीक है। अब देखिए कि बंगाल के विभाजन को देखेंगे आप, अगले मैप में भी मैं अभी समझाऊंगा कि जब आप बंगाल के विभाजन को देखेंगे तो बंगाल को दो पार्ट में विभाजित किया जा रहा था, ठीक है। एक था ईस्ट बंगाल और दूसरा था रेस्ट ऑफ द बंगाल। याद रखिएगा दोस्तों, एक था ईस्ट बंगाल और एक था रेस्ट ऑफ द बंगाल। अब ये ईस्ट बंगाल जो था, ईस्ट बंगाल में कौन रहेगा, तो ईस्ट बंगाल में ज़्यादातर मुस्लिम रहेंगे, और जो रेस्ट ऑफ द बंगाल है इसमें डोमिनेट कौन करेगा, इसमें डोमिनेट कौन करेगा, तो इसमें ज़्यादातर डोमिनेट करने वाली जो आबादी होगी वो आबादी होगी हिंदू आबादी। तो अब देखिए कि कंप्लीटली ये पहले से प्री प्लान्ड था कि बंगाल को इस तरह से विभाजित कर दो, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि क्या हो जाए, हिंदू और मुसलमान दोनों ज्योग्राफिकली आइसोलेट हो जाए। ज्योग्राफिकली अगर आइसोलेट हो जाएंगे तो कल्चरली भी आइसोलेट हो जाएंगे, ट्रेडिशनली भी आइसोलेट हो जाएंगे, इकोनॉमिकली भी आइसोलेट हो जाएंगे, यानी कि कंप्लीट वास्ता जो है एक दूसरे से खत्म हो जाएगा। इसे कहते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी दोस्तों। अब देखिए कि ये जो विभाजन था, ये विभाजन अब कैसे हो रहा था, आप इस मैप में देखें। अब देखिए कि 1905 से लेकर के 1911 तक, 1905 से लेकर 1911 तक ये जो बंगाल का विभाजन चला, तो आप, ठीक है, तो आप अगर रेस्ट ऑफ द बंगाल को देखेंगे, अगर आप इस पोर्शन को देखेंगे, तो आप देखिए कि इस बंगाल का पोर्शन कितना था, और यहाँ पर मुसलमानों की परसेंटेज को देखिए। मुसलमान की परसेंटेज जो थी रेस्ट ऑफ द बंगाल में, ये काफ़ी कम थी, 16.67। मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन किसकी थी यहाँ पर, हिंदुओं की। फिर आप दोस्तों यहाँ पर देखें ईस्ट बंगाल में, तो ईस्ट बंगाल में मुसलमानों की परसेंटेज कितनी थी, 58.06%। यानी कि आप अब समझ गए होंगे कि जो रेस्ट ऑफ द बंगाल था उसे क्रिएट इसलिए किया गया क्योंकि वहाँ पर हिंदुओं को ज़्यादा बसाया जा सके, और ईस्ट बंगाल इसलिए क्रिएट किया गया जहाँ पर मुसलमानों को ज़्यादा बसाया जा सके, यानी कि एक रिफ्ट क्रिएट किया जा सके, यानी कि दोनों कम्युनिटी के बीच में एक खाई पैदा की जा सके। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को।
तो अब देखिए कि ये जो ईस्टर्न बंगाल का जो आप पोर्शन देख रहे हैं दोस्तों, ये जो ईस्ट बंगाल वाला पोर्शन है, यही ईस्ट बंगाल वाला पोर्शन जो है वो आज के डेट में क्या बन गया है, बांग्लादेश, जिसे आप बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। जब 1947 में पार्टीशन हुआ था, जब टू नेशन थ्योरी हमारे भारत के ऊपर लागू हुई थी दोस्तों, तो हमारा भारत जो है वो दो पोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। और इसी पाकिस्तान का अंग बन गया ये ईस्ट बंगाल, ठीक है। और इसी ईस्ट बंगाल को फिर से जो है कि सेपरेट कराया गया पाकिस्तान से और बनाया गया बांग्लादेश। तो ये ईस्ट बंगाल मतलब आज का बांग्लादेश हो गया, ठीक है। तो ये था बंगाल का विभाजन, ठीक है। ये था बंगाल का विभाजन, क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, किसके समय में हुआ था, किस डेट पे हुआ था, इसके पीछे का रीज़न क्या था, ये सारे चीज़ हम लोगों ने समझा। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बंगाल के विभाजन के आगे। लेकिन यहाँ पर और देखिएगा कि इस पार्टीशन के पीछे, ठीक है, इस पार्टीशन के पीछे और कौन कौन से कारण थे, क्या क्या ऐसी सोच थी ब्रिटिश सरकार की जिसके कारण ये पार्टीशन हुआ। देखिए यहाँ पर इस तीसरे पॉइंट को देखिएगा दोस्तों, पार्टीशन जो है, ठीक है, पार्टीशन जो है वो इसलिए नहीं किया गया था, ठीक है, पार्टीशन इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन में परेशानी थी। पार्टीशन इसलिए किया गया था क्योंकि वहाँ पर क्या करना था, हिंदुओं और मुसलमानों को क्या करना था, डिस्ट्रीब्यूट करना था। लेकिन इस पार्टीशन से बहुत सारे जो मुस्लिम लीडर्स थे वो काफ़ी खुश थे, ठीक है। इस पार्टीशन से जो बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स जो थे वो काफ़ी खुश थे। देखिए 1905 में पार्टीशन होता है और 1906 में मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है, और मुस्लिम लीग के बहुत सारे ऐसे लीडर्स थे जिनको ये पार्टीशन मंजूर था। उनको लगता था कि नहीं, ईस्ट बंगाल का तो पोर्शन कम से कम हम लोगों को मिला, कम से कम ईस्ट बंगाल में तो हम लोग क्या करेंगे कि एक डोमिनेटिंग कंडीशन में रहेंगे। तो देखिए आप अगर इस पार्टीशन को देखें तो कहीं ना कहीं ये पार्टीशन मुस्लिम अपीजमेंट को भी शो करता है। लेकिन जब इस पार्टीशन को कैंसिल कर दिया गया 1911-1912 के टाइम में, तो वहाँ पर सबसे दुखी होने वाली कम्युनिटी कौन थी, वो मुस्लिम कम्युनिटी थी, ठीक है। वहाँ पर सबसे दुखी होने वाली पार्टी कौन थी, तो वो पार्टी मुस्लिम लीग थी। तो यहाँ पर बहुत तरह से रिफ्ट जो है यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की गई। अब चलिए दोस्तों अगले स्लाइड में आते हैं, और यहाँ पर हम लोग मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ेंगे तो ज़रूर, लेकिन देखिए हम लोगों को स्वदेशी मूवमेंट भी पढ़ना है, ठीक है। हम लोगों को इस पूरे लेक्चर में स्वदेशी मूवमेंट भी पढ़ना है। तो स्वदेशी मूवमेंट पढ़ने से पहले थोड़ा हम लोग समझ लेते हैं बाल गंगाधर तिलक के बारे में, क्योंकि काफ़ी बड़े, बहुत एमिनेंट फिगर हैं हमारे इंडियन नेशनलिज्म के। तो देखिए और बीपीएससी में अक्सर जो है कि इनको लेकर कभी ना कभी क्वेश्चन जो है कि आता रहता है। तो बाल गंगाधर तिलक, फेमस नाम इनका लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इन्हें बोला जाता है, और इनका जन्म जो था ये हुआ था 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी, ठीक है, रत्नागिरी। और इनकी जो मृत्यु होती है 1 अगस्त 1920 को। ये काफ़ी फेमस स्कॉलर, मैथमेटिशियन, फिलोसोफर, टीचर और लॉयर थे, और इन्होंने 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की भी स्थापना की थी दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक को अपने न्यूज़पेपर्स जैसे कि केसरी, ठीक है, जो मराठी में लिखी जाती थी, ठीक है, मराठा जो इंग्लिश में लिखी जाती थी, ब्रिटिश बिटर क्रिटिसिज्म ऑफ इंग्लिश रूल, तो बहुत सारे न्यूज़पेपर, बहुत सारे किताबों से भी इनका जो है कि जुड़ा हुआ है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कि बाल गंगाधर तिलक ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था 1890 में। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि बाल गंगाधर तिलक क्या कांग्रेस के कभी अध्यक्ष रहे थे? बिल्कुल नहीं रहे थे। लाल, बाल और पाल, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, इन तीनों में से कोई भी नेता कभी भी कांग्रेस की, ठीक है, कांग्रेस की अध्यक्षता इन तीनों में से किसी ने कभी भी नहीं की है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि जितने भी मॉडरेट नेशनलिस्ट हैं, ठीक है, आप लोगों को लग रहा हो कि बाल गंगाधर तिलक में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, देखिए अभी स्वदेशी मूवमेंट आने वाला है इस वजह से। देखिए तो बाल गंगाधर तिलक को लगता था कि जितने भी मॉडरेट नेशनलिस्ट हैं, ठीक है, वो किसी काम के नहीं हैं, मतलब कि उनके द्वारा दिखाया गया रास्ता जो है ये हमें कभी किसी भी एक निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचाने में असफल होगा, असमर्थ होगा, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 के खिलाफ जो है कि प्रदर्शन किया गया था, ठीक है। शिवाजी फेस्टिवल की अगर बात करें, गणेश फेस्टिवल की अगर बात करें, तो ये सारे फेस्टिवल्स जो है ये मनाना शुरू किए गए थे बाल गंगाधर तिलक के कहने पे, समझ में आ रहा है। और उसके बाद 1907 के सूरत स्प्लिट को देखते हैं तो यहाँ पर भी बाल गंगाधर तिलक का एक बड़ा ही एमिनेंट रोल था। तो बाल गंगाधर तिलक एक बहुत ही एमिनेंट, बहुत ही रिस्पेक्टिव
बहुत ही रिस्पेक्टेड फिगर जो है वो हमारे इंडियन नेशनलिज्म है, इसलिए इस स्लाइड को मैंने यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक के लिए ही स्पेशली रखा, इनको डिस्कस किया। अब देखिए, अब दोस्तों आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट जो है, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट क्या था, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट क्या था, किन किन लोगों का जुड़ाव था इस स्वदेशी मूवमेंट से, क्या क्या हमने हासिल किया। तो देखिए, बाल गंगाधर तिलक का एक बड़ा ही फेमस कोट, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक का बड़ा ही एक फेमस कोट है स्वदेशी मूवमेंट को लेकर के कि आवर नेशन इज लाइक अ ट्री, ठीक है, आवर नेशन इज लाइक अ ट्री ऑफ विच द ओरिजिनल ट्रंक इज स्वराज्य एंड द ब्रांचेस आर स्वदेशी एंड बॉयकॉट। यानी कि इस पूरे स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने हमारे देश को, ठीक है, एक पेड़ से तुलना की है और स्वदेशी और बॉयकॉट जो है, इस दोनों को बाल गंगाधर तिलक ने उस पेड़ के ब्रांचेस के फॉर्म में जो है कि शो किया है। यानी कि इस स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट था ये काफ़ी एक वेल नोन मूवमेंट था, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवमेंट था। तो अब देखिए यहाँ पर इस स्वदेशी मूवमेंट के बारे में कि स्वदेशी मूवमेंट का जो आगाज़ होता है, इसकी जो शुरुआत होती है, ये शुरुआत होती है कलकत्ता के टाउन हॉल से 7 अगस्त 1905 को। दोस्तों याद रखिएगा, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से ये ऑफिशियली अनाउंस किया जाता है कि अब स्वदेशी मूवमेंट जो है वो पूरे भारत में यानी कि नेशन वाइड जो है वो होने वाला है, ठीक है। और ये स्वदेशी मूवमेंट क्यों हो रहा था दोस्तों, आप सभी जानते हैं, क्योंकि पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा था, बंगाल का विभाजन हो रहा था। कितनी बड़ी कंस्पिरेसी थी हम लोग सब जानते हैं, लॉर्ड कर्जन का रोल क्या था हम सब जानते हैं, क्या क्या हुआ इससे, कैसे कैसे नए नए जोग्राफिकल बाउंड्रीज बने, इन सारे चीज़ों को भी हम लोगों ने देखा। तो देखिए, ये जो स्वदेशी मूवमेंट था, स्वदेशी नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, स्वदेशी, स्वदेशी मतलब खुद के देश का, यानी कि हमें ऐसे चीज़ों को अपनाना है जो कि कम्प्लीटली इंडिजेनस हो, इंडियन इंडस्ट्रीज़ में प्रोड्यूस किया गया हो, जिनका कोई लेना देना किसी भी विदेशी इंडस्ट्री से, ठीक है, किसी भी विदेशी प्रोड्यूसर से बिल्कुल ना हो। तो दैट इज़ नोन एज स्वदेशी। और इस स्वदेशी मूवमेंट को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए थे जो मैं अभी अगले स्लाइड में दोस्तों जो है कि डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने भी ब्रिटिश गुड्स हैं, जितने भी विदेशी सामान हैं, उन सब को जो है वो जला देना है, यानी कि बोन फायर, ठीक है, ब्रिटिश गुड्स का बोन फायर आपको करना है, यानी कि सामूहिक तौर पर जो है कि सारे लोगों को अपने ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए सामान को जो उन्होंने खरीदा है उसे एक जगह पर ला करके जला देना है। आपको ब्रिटिशर्स के यहाँ जो है कि नौकरी नहीं करनी है। अगर ब्रिटिशर्स ने आपको किसी भी तरह का सम्मान दिया है, किसी भी तरह का टाइटल दिया है, उन सारे सम्मानों को, उन सारे टाइटल्स को, उनकी दी गई नौकरी को, ईच एंड एवरीथिंग, मतलब हर चीज़ आपको क्या करना है, लौटा देना है। दैट वाज स्वदेशी मूवमेंट। समझ में आ रहा है। अब देखिए कि ये जो स्वदेशी मूवमेंट है, इस स्वदेशी मूवमेंट को जो है वंदे मातरम मूवमेंट भी बोला गया। याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस स्वदेशी मूवमेंट को वंदे मातरम मूवमेंट भी बोला गया। कहाँ बोला गया, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और ये 7 अगस्त, ठीक है, 7 अगस्त 1905 को जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ दोस्तों ऑल ओवर इंडिया, इसी वजह से इस 7 अगस्त वाले दिन को जो है आज भी हम लोग नेशनल हैंडलूम डे के तौर पे मनाते हैं, ठीक। अगर हम बात करें इस स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले हमारे एमिनेंट लीडर्स के बारे में, हमारे नेताओं के बारे में, तो याद रखिएगा कि इस स्वदेशी मूवमेंट के जो चीफ आर्किटेक्ट्स थे, यानी कि जो बड़े बड़े नेता लोग थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो थे श्री अरविंदो घोष, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय, चिदम्बरम पिल्लई और बाबू जेनू। ये सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे जिनका एक्टिव पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिलता है स्वदेशी मूवमेंट में, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कि अब स्वदेशी मूवमेंट के बाद हम लोग चलते हैं कहाँ, तो अब हम लोग स्वदेशी मूवमेंट के बाद हम लोग चलते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ऊपर 1906 में, ठीक है। तो अब देखिए, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि भाई ऑल इंडिया मुस्लिम लीग या मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कब हुआ था, तो आपको याद रहता होगा कि 1906 में हुआ था, ठीक है। किसने किया था, तो आगा खान एंड सलीमुल्लाह ने, ठीक है। लेकिन आप देखें कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है इसका फॉर्मेशन होता है, कहाँ पर होता है, तो ऑफिशियली बिल्कुल 30 दिसंबर 1906 को होता है। डेट याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। 30 दिसंबर 1906 को
होता है और कहाँ पर होता है, ढाका में होता है। और इसके जो चेयरमैन होते हैं, सबसे पहले चेयरमैन होते हैं वो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं होते। मैं पहले बता देता हूँ कि जब कभी भी मुस्लिम लीग का नाम आता है तो हमें सिर्फ एक ही लीडर का नाम याद आता है, दैट इज़ मोहम्मद अली जिन्ना। नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना बाद में आए, ठीक है। तो सबसे पहले जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं नवाब वीर उल मुल्क, नवाब वीर उल मुल्क, ठीक है। और एक पॉलिटिकल पार्टी दैट इज़ मुस्लिम लीग, उसका इस्टेब्लिशमेंट होना ज़रूरी है। ये प्रपोज़ल किनके द्वारा दिया गया था, तो ये प्रपोज़ल दिया गया था नवाब सलीम उल्लाह खान के द्वारा, ठीक है। और मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन इसलिए होता है ताकि मुसलमानों के इंटरेस्ट को, ठीक है, उनकी जो जो आकांक्षाएं थी, उनकी जो जो अपेक्षाएं थी, ठीक है, उनको पूरा करने के लिए, ठीक है। और मुस्लिम लीग के आप मेजर एम को अगर आप देखेंगे तो थोड़ा दुख ज़रूर होगा, लेकिन एक्चुअल में यही इसका मेजर एम था, टू प्रमोट लॉयल्टी टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिखाए गए रास्तों पर चलना, उनके प्रति लॉयल रहना, उनके प्रति ईमानदार रहना, उनके प्रति वफादार रहना, ठीक है। और अगर आप मुस्लिम लीग को शुरू से फॉलो करेंगे, यानी कि 1906 से लेकर के जब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, सॉरी इंडियन पार्टीशन एक्ट या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक जब आप फॉलो करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये वही मुस्लिम लीग है जिसके कारण पाकिस्तान का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड के ऊपर। और देखिए यहाँ पर मैंने मोहम्मद अली जिन्ना का एक पिक्चर भी डाला हुआ है, ठीक है, ताकि मुस्लिम लीग आप लोगों को याद रहे, ठीक है। तो देखिए कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे मुस्लिम लीग के, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो टू प्रमोट एमंग द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया फीलिंग्स ऑफ लॉयल्टी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जैसा कि अभी मैंने बताया, ठीक है, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिखाए गए रास्तों के प्रति क्या रहना है, हमें लॉयल रहना है, ठीक है। गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट और मुसलमानों के बीच किसी भी तरह के मिसकंसेप्शन को क्या करना है, दूर करना है, ठीक है। उसके बाद जितने भी मुसलमान पूरे भारत में रहते हैं उनके इंटरेस्ट को, उनके पॉलिटिकल राइट को, उनके एस्पिरेशंस को हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, रिप्रेजेंट करना है। दूसरे कम्युनिटीज़, ठीक है, जितने भी दूसरे कम्युनिटीज़ हैं वो अगर आगे बढ़ रहे हैं तो मुसलमानों को भी कैसे आगे बढ़ाया जा सके, कदम से कदम दूसरे कम्युनिटी के लोगों के साथ किस तरह से मिलाया जा सके, इनको इन सब सारे चीज़ों को जो है कि प्रमोट करना है, ठीक है। कोई भी मुस्लिम पिछड़ा न रह जाए, उसे भी एजुकेशन मिले, ठीक है, उसे भी पॉलिटिकल राइट्स मिले, लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन में सीट का रिजर्वेशन मिले, इन सारे बातों को लेकर के। और आप देखिए कभी कभी क्वेश्चन ये भी होता है कि क्या मुस्लिम लीग जो थी वो एक नेशनलिस्ट पार्टी थी, क्या मुस्लिम लीग जो है वो राष्ट्रवाद को फॉलो करती थी, ठीक है। तो अगर मुझसे पूछा जाए, मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर मांगा जाए तो मैं बोलूँगा नहीं, मुस्लिम लीग जो थी वो राष्ट्रवाद को कभी भी फॉलो नहीं करती थी। मुस्लिम लीग ज़्यादातर ऐसे ही चीज़ों को फॉलो करती थी जिससे मुस्लिम लीग का अपना इंटरेस्ट जो है वो क्लियर हो सके, ठीक है। अपने इंटरेस्ट को अटेन करने के लिए सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए ही मुस्लिम लीग थी। आप बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे, अभी मैं जब 1947 तक जब मैं जाऊंगा तो मैं हर चीज़ दोस्तों क्लियर करूंगा, जिन्ना 14 पॉइंट्स को भी क्लियर करूंगा। अल्लामा इकबाल के अलाहाबाद में जो उन्होंने भाषण दिया था उसको भी मैं लाइन बाय लाइन क्लियर करूंगा, तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि मुस्लिम लीग का असली चेहरा क्या था, मुस्लिम लीग एक्चुअल में क्या थी, क्या ये नेशनलिस्ट पार्टी थी या ये किस इंटरेस्ट में काम करती थी, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों, ज़्यादा वक्त नहीं गंवाते हैं इस पे और आगे बढ़ते हैं हम लोग, आते हैं सूरत स्प्लिट के ऊपर, ठीक है। सूरत स्प्लिट, ठीक है। स्प्लिट का मतलब होता है क्या, स्प्लिट का मतलब होता है टूट जाना, ठीक है, यानी कि क्या हो जाना, विग्रह हो जाना, यहाँ पर टूट जाना, स्प्लिटेशन होना। तो दैट इज सूरत स्प्लिट 1907 कि क्या होता है कि कांग्रेस के जो दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कांग्रेस के जो दो पार्ट्स होते हैं, यानी कि जो अर्ली नेशनलिस्ट होते हैं जिन्हें हम मॉडरेट्स भी बोलते हैं, और बाद के जो नेशनलिस्ट होते हैं जिनका उदय हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि 1905 के बाद जो स्वदेशी मूवमेंट हुआ था और स्वदेशी मूवमेंट के बाद भी, ठीक है, उनका बोलबाला रहता है पूरे भारत के अंदर, ठीक है। तो इन दोनों ग्रुप के बीच में क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है, दैट इज नोन एज सूरत स्प्लिट, जो हुआ कब था, तो 1907 में हुआ था। अब दोस्तों थोड़े अंदर की बात जानते हैं, ठीक है, कि ये सूरत स्प्लिट जो है एक्चुअल में इसका रीज़न क्या था। तो देखिए यहाँ पे INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी,
तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हर साल के अधिवेशन के लिए, दैट इज हर साल के मीटिंग के लिए क्या चुना जाता था, तो कांग्रेस प्रेसिडेंट का एक इंटरनल चुनाव होता था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए हर साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर जो है दोस्तों एक चुनाव हुआ करता था, जिसमें कांग्रेस के जितने भी लीडर्स हुआ करते थे वही जो है मतदान करके, ओपन वोटिंग करके अपने प्रेसिडेंट को, हर साल नए नए प्रेसिडेंट को चुना करते थे। तो होता क्या है कि 1907 में, ठीक है, 1907 में सूरत में अधिवेशन होता है कांग्रेस का, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है कि जो अर्ली नेशनलिस्ट होते हैं, जो अर्ली नेशनलिस्ट होते हैं, उनका प्रपोजल ये होता है कि इस बार कांग्रेस अधिवेशन के लिए जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे वो होंगे रास बिहारी घोष। ठीक है, रास बिहारी घोष, याद रखिएगा दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और असर्टिव नेशनलिस्ट का कहना था कि भाई 1907 के लिए हमारे जो प्रेसिडेंट होने चाहिए वो होने चाहिए लाला लाजपत राय। तो अब देखिए, पार्टी एक है लेकिन यूनानिमसली किसी एक पर्टिकुलर आदमी को नहीं चुना जा रहा है फॉर द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहां पर क्या होता है कि इंटरनल डिबेट एंड डिस्कशन, इंटरनल डिसेंशन, इंटरनल टेंशन की एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कांग्रेस के अंदर में, जहां पर अर्ली नेशनलिस्ट का कुछ और कहना था और जो असर्टिव थे, जो रेडिकल्स थे, उनका कुछ और कहना था, और यहाँ पर क्रिएट हो जाता है टेंशन, यहाँ पे क्रिएट हो जाता है कंफ्यूजन, और इसी वजह से कांग्रेस जो है वो दो पार्ट्स में जो है कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। समझ में आ रहा है? दैट इज नोन एज सूरत स्प्लिट। अब जो है जितने भी असर्टिव नेशनलिस्ट थे, असर्टिव नेशनलिस्ट यानी कि जो पीपीपी मॉडल, दैट इज प्रेयर पेटिशन और प्रोरोग्यूस के मॉडल के ऊपर भरोसा नहीं रखते थे, तो वैसे लोगों को यानी कि लाल बाल पाल और इनसे रिलेटेड बाकी जितने भी असर्टिव लीडर्स थे, उन सारे लीडर्स को जो है वो आईएनसी से यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से दोस्तों बाहर कर दिया जाता है। अब सवाल है कि कितने दिनों के लिए बाहर कर दिया जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा 9 साल के लिए। सूरत स्प्लिट होने के बाद असर्टिव नेशनलिस्ट वाले जितने भी लीडर्स थे उनको निष्कासित कर दिया जाता है कांग्रेस से 9 साल के लिए। ठीक है, अब देखिए कि इस स्प्लिट का जो है ये असर क्या पड़ता है। इस सूरत स्प्लिट का जो है ये असर हमारे नेशनल मूवमेंट के ऊपर जो है कि क्या पड़ता है। तो देखिए, ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिशर्स को पहले से पता था, ब्रिटिशर्स पहले से चाहते भी थे कि हम लोग जितना ज़्यादा आपस में लड़ें उन्हें उतना ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो अगर कांग्रेस एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी जो आने वाले समय में ब्रिटिशर्स को चुनौती दे सकती थी, और जिस तरह से जो नेशनलिस्टिक आइडियाज़ थे हमारे देश के अंदर जो पनपते चले जा रहे थे, जो आगे बढ़ते चले जा रहे थे, उन सारे नेशनलिस्टिक आइडियाज़ को दोस्तों काफ़ी एक बहुत बड़ा झटका लगा, एक बहुत बड़ा सेटबैक लगा इस सूरत स्प्लिट के कारण। अगर असर्टिव नेशनलिस्ट और अर्ली नेशनलिस्ट मिल करके काम करते तो हम राष्ट्रीयता के मामले में, ठीक है, राष्ट्रवाद के मामले में हम काफ़ी नई ऊंचाइयों को पा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो ब्रिटिशर्स ने इस सारे सिचुएशन का क्या किया, एडवांटेज लिया, उन्होंने फ़ायदा उठाया। तो कैसे फ़ायदा उठाया, तो जितने भी अर्ली नेशनलिस्ट थे, इस पॉइंट को देखिएगा दोस्तों, कि जितने भी अर्ली नेशनलिस्ट थे उन अर्ली नेशनलिस्ट को ब्रिटिशर्स ने अपना ओपन सपोर्ट प्रोवाइड करना शुरू किया। जितने भी मुस्लिम लीडर्स थे उनको अपना ओपन सपोर्ट प्रोवाइड करना शुरू किया, और जितने भी असर्टिव थे दोस्तों उनको सप्रेस करने की कोशिश की गई, उनको कुचलने की कोशिश की गई। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आया होगा ये सूरत स्प्लिट 1907 क्या था, क्यों हुआ, और इससे हमारे भारतीय राष्ट्रवाद के ऊपर असर क्या हुआ, कितने लोगों को निष्कासित किया गया, कितने दिनों तक निष्कासित किया गया। मैंने सारे पॉइंट्स को कोशिश की है डिस्कस करने की दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सूरत स्प्लिट के बाद हम लोग आते हैं दोस्तों मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म या मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909, या द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 भी इसे बोला जाता है दोस्तों। तो देखिए, रिफॉर्म का मतलब क्या होता है, रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार। ठीक है, यानी कि नए चीज़ों को लाना जिससे जन कल्याण हो सके। ठीक है, दैट इज रिफॉर्मेशन। लेकिन यहाँ पर ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 को जब आप देखते हैं दोस्तों, तो ये आपको सुधार कम और बिगाड़ ज़्यादा लगेगा। ठीक है, क्यों, इसमें बिगाड़ वाली क्या बात थी। तो सबसे पहली तो इसमें बात की गई कि भाई ये क्या है, एक पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन है। पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन कैसे, क्योंकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर्स की संख्या जो है कि उसको क्या कर दी जाएगी, बढ़ा दी जाएगी।
ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बढ़ा दी जाएगी। उसके बाद एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो मेंबर्स होंगे उनकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। उसके बाद भारत में क्या होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होगा। हाँ, सिस्टम ऑफ इलेक्शन को क्या किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा नए तरीके से। ठीक है, सारा कुछ सही था। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है कि वो अपॉइंट किए जाएंगे बड़े बड़े प्रेसिडेंसीज में, जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, यहाँ पर इलेक्ट किए जाएंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल का भी इलेक्शन होगा छोटे छोटे प्रांतों में। बड़ी अच्छी बात, यानी कि ठीक है, ये रिफॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा था। लेकिन इन सारे रिफॉर्मेशन को आप एक साइड रख दें और इस पॉइंट नंबर 2 को जरा अच्छे से पढ़ लें, आपको सारा रिफॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल बेकार नजर आएगा। दोस्तों ये देखिए, सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, यानी कि काम खत्म हो गया। ठीक, काम खत्म हो गया। सेपरेट इलेक्टोरेट, ये सेपरेट इलेक्टोरेट जो टर्म है आपको ये थ्रू आउट 1942 तक दिखाई पड़ेगा, आपको क्रिप्स मिशन तक दिखाई पड़ेगा ये सेपरेट इलेक्टोरेट। इस सेपरेट इलेक्टोरेट को लेकर के इंडियन नेशनलिज्म में बहुत विवाद हुआ है। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है, देखिए, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये है कि अगर कोई इलेक्शन हो रहा है, जैसे आज हमारे भारत में जो इलेक्शन होता है, दैट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम स्वतंत्र हैं, हम किसी भी कास्ट के, किसी भी कम्युनिटी के, किसी भी उम्मीदवार को मनचाहे तरीके से अपना वोट जो है वो दे सकते हैं। बट ये सेपरेट इलेक्टोरेट दोस्तों क्या है, ये है कि जो हिंदू होंगे, जो हिंदू मतदाता होंगे, वो सिर्फ हिंदू कैंडिडेट के लिए ही वोट कर सकते हैं। उनको अगर कोई मुसलमान कैंडिडेट उनको अपना लगे या मुसलमान कैंडिडेट उनको अच्छा लगे, वो वोट नहीं कर सकते हैं। जो मुसलमान है, लोग हैं जो मुसलमान हैं, वो सिर्फ मुसलमान के लिए ही वोट करेंगे। अगर कोई उनको हिंदू कैंडिडेट भी अच्छा लगेगा तो उनके लिए वो वोट नहीं कर सकते। तो आप सोचने की कोशिश कीजिए दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए कि ये सेपरेट इलेक्टोरेट की जो बात है, जो 1909 के पार्लियामेंट रिफॉर्म में की गई, ये एक्चुअल में सुधार नहीं था दोस्तों, ये बिगाड़ था। ये रिफ्ट क्रिएट करने की कोशिश थी, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को प्रमोट करने की कोशिश थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर क्या था, इस पूरे पार्लियामेंट रिफॉर्म में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर और एक चीज़ दिखाई पड़ेगा कि मुस्लिम्स पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस वाज इन्हेंस्ड। अगर कोई पिछड़ा है, अगर कोई पिछड़ा है, अगर वो इकोनॉमिकली पिछड़ा है, अगर वो सोशली पिछड़ा है, तो आप उसे स्पेशल प्रिविलेज ज़रूर दें। लेकिन देखिए दोस्तों कि प्रिविलेज, ठीक है, प्रिविलेज और अपीजमेंट, इस दोनों के बीच में बहुत बड़ा अंतर होता है। आप समझते होंगे, किसी को प्रिविलेज देना, किसी का अपीजमेंट करना। तो यहाँ पर पार्लियामेंट रिफॉर्म में सेपरेट इलेक्टोरेट की नीति जो लाई गई और मुस्लिम पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस करके एक जो ये पार्ट लिखा गया है जिसमें कि मुस्लिम अपीजमेंट को करने की कोशिश की जा रही है, ये बिल्कुल गलत था, ये बिल्कुल गलत था। इसलिए पार्लियामेंट रिफॉर्म जो था, पार्लियामेंट रिफॉर्म मेरे हिसाब से ना तो कोई ये सुधार बिल्कुल भी नहीं था, ये कंप्लीटली बिगाड़ था जो कि एक रिफ्ट क्रिएट कर रहा था हिंदू मुस्लिम यूनिटी में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और हम लोग आते हैं दिल्ली दरबार के ऊपर 1911 में। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि देखिए ये जो दिल्ली दरबार है, ठीक है, दिल्ली दरबार, ये दिल्ली दरबार 1911 हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली दरबार ऐसा नहीं है कि 1911 में ही हुआ था। दिल्ली दरबार सबसे पहली बार जो हमारे भारत में हुआ था दोस्तों, ये 1877 में हुआ था। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, दिल्ली दरबार हमारे भारत में सबसे पहली बार हुआ था 1877 में। और 1877 के समय में जो हमारे वाइसरॉय थे या गवर्नर जनरल जो कह लें, 1877 के टाइम में थे लॉर्ड लिटन। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, 1877 के टाइम में हमारे जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड लिटन। और दूसरी दिल्ली दरबार जो हुई थी दोस्तों, दूसरी दिल्ली दरबार जो हुई थी, ये हुई थी 1903 में। ठीक है, और 1903 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कर्जन। 1877 में पहली दिल्ली दरबार कौन थे वहां पे, लॉर्ड लिटन। 1903 में दूसरी दिल्ली दरबार, वहां पर गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कर्जन। पहले दिल्ली दरबार में मैं थोड़ा ब्रीफ भी कर दे रहा हूं, पिछले दिल्ली दरबार को भी। 1877 में लॉर्ड लिटन, और उस समय क्या हुआ था, क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन हुआ था, एक फॉर्मल प्रोक्लेमेशन कि क्वीन विक्टोरिया अब क्या है,
तो भारत की जो है कि रानी है। वो तो खैर ऑटोमेटिकली जो रेगुलेटिंग एक्ट 1858 आप जब देखते हैं तो रेगुलेटिंग एक्ट 1858 के बाद तो ऐसे भी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में ख़त्म हो चुका था दोस्तों, और उसके बाद क्वीन विक्टोरिया ऐसे ही यहाँ की रानी थी ही। ठीक है, यानी कि सारा अधिकार ब्रिटिश क्राउन के हाथ में 1858 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद तो जा ही चुका था। ठीक है, लेकिन फिर भी एक फॉर्मल प्रोक्लेमेशन के तौर पे आप 1877 को दोस्तों देख सकते हैं, यानी कि 1877 जो है यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट दिल्ली दरबार होता है। किनके समय में? लॉर्ड लिटन के समय में। क्या होता है? तो क्वीन विक्टोरिया को जो है फॉर्मली प्रोक्लेम किया जाता है एज एन एम्प्रेस ऑफ इंडिया। अब हम दूसरे दिल्ली दरबार को जब हम देखते हैं 1903 में दोस्तों, तो यहाँ पर कौन होते हैं? लॉर्ड कर्जन होते हैं। और यहाँ पर प्रोक्लेमेशन किनका होता है? तो यहाँ पर प्रोक्लेमेशन होता है एडवर्ड 7 का। याद रखिएगा नाम। 1903 में जो फॉर्मल प्रोक्लेमेशन होता है एज एन एम्परर ऑफ इंडिया, ये होता है एडवर्ड 7 का। और यहाँ पर जो हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, ये दिल्ली दरबार के बारे में, ये जो है ये थर्ड दिल्ली दरबार है। ये जो 1911 में हो रहा है दोस्तों, ये थर्ड दिल्ली दरबार है। और थर्ड दिल्ली दरबार के समय में जो गवर्नर जनरल थे भारत के, वो कौन थे? वो थे लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड, थर्ड दिल्ली दरबार 1911 के टाइम में कौन थे हमारे गवर्नर जनरल? तो ये थे लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, और इस दिल्ली दरबार में जो है कि लॉर्ड हार्डिंग के समय में, यहाँ पे मैंने स्लाइड में भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि थर्ड दिल्ली दरबार के समय में किनके रिजीम में हुआ था? तो लॉर्ड हार्डिंग के रिजीम में हुआ था, इनके समय में हुआ था। और इस समय भारत के एम्परर के तौर पर किनको प्रोक्लेम किया गया था? सबसे पहले दिल्ली दरबार में, मैं सीक्वेंस में आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्वीन विक्टोरिया, फिर एडवर्ड 7 और थर्ड दिल्ली दरबार जॉर्ज 5 को डिक्लेयर किया गया एज एन एम्परर ऑफ इंडिया। उसके बाद अब देखिए कि दिल्ली दरबार क्यों ऑर्गेनाइज किया गया। तो दिल्ली दरबार बेसिकली देखिए कि इसलिए भी ऑर्गेनाइज किया गया ताकि बंगाल के विभाजन को लेकर के लोग जो काफ़ी मायूस थे, काफ़ी गुस्से में थे, उनके साथ ब्रिटिश सरकार जो थी वो एक गुडविल इस्टेब्लिश करना चाहती थी। ब्रिटिश सरकार ये चाहती थी कि भारत के लोगों को ऐसा बिल्कुल भी ना लगे कि ब्रिटिश सरकार उनके बारे में कुछ भी सोच नहीं रही है और हम एक डिक्टेटोरियल रूल जो है वो भारत में कर रहे हैं। इस वजह से इन ऑर्डर टू क्रिएट अ गुडविल अमॉन्ग फेलो इंडियंस, Delhi Darbar was organized in 1911 and it proclaimed George V as Emperor of India। ठीक है, और देखिए दिल्ली दरबार में और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई दोस्तों कि यहाँ पे इसी दिल्ली दरबार में ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल हुआ, यानी कि कैपिटल का ट्रांसफ़र जो है वो कलकत्ता से कर दिया गया दिल्ली। ठीक है दोस्तों, और इस वीडियो में आज हम लोग 1911 तक ही हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो मैं कल अपलोड करूँगा, ठीक कल मैं अपलोड करूँगा, वहाँ पर दोस्तों हम लोग 1911 से शुरू करेंगे और कोशिश रहेगी मेरी कि मैं 1918 तक के पार्ट को कंप्लीट करूं। ये देखिए, ये जो कंप्लीट मैंने बनाया हुआ है इंडियन नेशनलिज्म के ऊपर, मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर, जो मैंने अपना पूरा सेशन क्रिएट किया है, ये पूरा पार्ट 1 से लेके पार्ट 11 तक है। इसलिए एक भी पार्ट को मिस मत कीजिएगा। आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री जो है, खास करके जो इंडियन नेशनलिज्म है, उसका एक भी क्वेश्चन बीपीएससी के एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो कल मिलते हैं फिर अपने नए वीडियो सेशन में, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और प्लीज़ इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ताकि ज़्यादा लोगों तक जो है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका फ़ायदा पहुँच सके, ज़्यादा लोगों का रिजल्ट हो सके। तो चलिए दोस्तों, दिस इज़ राहुल आनंद साइनिंग ऑफ। थैंक यू।